जय हिंद साथियों। हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। आज बात करेंगे हम संविधान सभा के चुनाव। संविधान सभा का चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किए गए। अप्रत्यक्ष विधि से कराए गए। संविधान सभा के चुनाव में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया था। कैबिनेट मिशन के तहत एक प्रावधान यह भी किया गया था कि पंजाब में सिखों को, जो सिख धर्म के लोग होते हैं, पंजाब में सिखों को एवं शेष भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ठीक है साथियों, संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 में। कौन सी विधि से कराए गए? अप्रत्यक्ष विधि से कराए गए। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है कि जनता के द्वारा सबसे पहले चुने गए प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य। कि अप्रत्यक्ष विधि में यह होता है कि जनता ने स्वयं ने संविधान सभा के सदस्यों को न चुन करके जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों ने ही संविधान सभा के सदस्य चुने थे। जिस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, उसी प्रकार संविधान सभा के चुनाव भी अप्रत्यक्ष विधि से करवाए गए। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब मैंने बता दिया कि ऐसे चुनाव जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती है, डायरेक्ट मतदान नहीं करती है। तो मतदान कौन करता है? कि जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि ही, ठीक है, जनप्रतिनिधि ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपना मतदान नहीं देती है किसी भी व्यक्ति को, तो उनका चुनाव कौन करता है? उन्हें मतदान कौन देता है? विधानसभा के सदस्य देंगे। विधानसभा के सदस्यों को किसने चुना था? जनता ने चुना था। ये किस प्रकार को हुए? ये हो गए प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जनता ने डायरेक्ट विधानसभा के सदस्यों को चुना था, अपना मतदान दिया था। अब राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनेगा? राज्यसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, अर्थात अपना मतदान देते हैं। विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो साथियों, हम बात करेंगे पंजाब में सिखों को और शेष भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि पंजाब क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ठीक है, हिंदू धर्म का व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, सिख धर्म का व्यक्ति भी खड़ा हो सकता था, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति भी खड़ा हो सकता था, अन्य धर्म के जो भी समुदाय का व्यक्ति था वो खड़ा हो सकता था। अब बात क्या थी पृथक निर्वाचन में? हिंदू धर्म का व्यक्ति केवल हिंदू धर्म के प्रतिनिधि को ही अपना मतदान करेगा। सिख धर्म का व्यक्ति केवल सिख धर्म के ही नेता को चुनेगा। मुस्लिम लीग के द्वारा केवल
मुस्लिम सदस्यों का ही मतदान किया जाएगा। अर्थात जो मुस्लिम लीग है, अर्थात जो मुस्लिम जो लोग थे वो केवल अपने मुसलमान व्यक्ति को ही अपना मतदान देंगे। तो इस प्रकार पंजाब में सिखों को और शेष भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। संविधान सभा के चुनाव हो गए जुलाई 1946 में। कितनी सीटों पर हुए? कुल सीटों पर चुनाव हुए, कुल सीटों पर चुनाव हुए 296 सीटों पर। 296 कहां से चुने गए थे? 292 चुने गए थे ब्रिटिश भारत से, और 4 चुने गए थे केंद्र शासित प्रदेशों से। जो 4 जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनका मैंने पिछले वीडियो में नाम बता दिया, कौन कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय। 292 और 4, इन 296 सदस्यों के लिए क्या हुए थे? निर्वाचन हुए थे। 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, मतदान हुए थे। अब 296 सदस्यों में से सर्वाधिक सीट किसको मिली थी? सर्वाधिक सीट मिली थी कांग्रेस को। सर्वाधिक सीट मिली कांग्रेस को। कितनी मिली? 208। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली? मुस्लिम लीग को मिली थी 73 मिली थी। और अन्य दलों को कितनी मिली? अन्य दलों को मिली थी 15। ठीक है साथियों, 208 टोटल कर लीजिए। 208 प्लस 73 प्लस 15, 8 5 13 और 3 14 15 16, 7 1 8 1 9 और 2, 296 सदस्य। ठीक, 296 सीटों में से सर्वाधिक जो सीट मिली थी कांग्रेस को मिली थी, कांग्रेस विजय हुई। मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट मिली थी, और अन्य जो दल थे, ठीक है, उन दलों को कुल सीट मिली 15 सीट। अब क्या होता है कि मुस्लिम लीग है उसको सीट कम मिलने की वजह से ये चुनाव हार गई, चुनाव हार जाती है। अब चुनाव हार जाने की वजह से ये हताश हो जाती है, निराश हो जाती है। तो निराश हो जाने की वजह से इसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही के नाम पर सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत कर दी। मतलब धर्म के आधार पर आपस में हिंदू और मुस्लिम लोगों को लड़ाना प्रारंभ कर दिया। इनका उद्देश्य यह था, सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के पीछे जो एक उद्देश्य था यह था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों का अलग से एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया जाए। वह राष्ट्र कौन सा था? वह राष्ट्र पाकिस्तान था। लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने भी इनकार कर दिया था कि हम भारत का विभाजन नहीं करेंगे। तो एक व्यक्ति है मौलाना आजाद। मौलाना आजाद, मौलाना आजाद ने स्टेटमेंट दिया। आजाद ने कहा कि 16 अगस्त 1946 का दिन भारत के लिए काला दिन है। अर्थात 16 अगस्त 1946 के दिन को मौलाना आजाद ने भारत के लिए काला दिवस बताया, ब्लैक डे घोषित किया 16 अगस्त 1946 को। क्योंकि मुस्लिम लीग ने हार से निराश होकर के, क्योंकि इसको संविधान सभा में 73 सीट मिली थी जिसकी वजह से चुनाव हार गई। चुनाव हार जाने की वजह से ये कमजोर महसूस करने लगी। तो इसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही के नाम पर सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत कर दी, जिसके पीछे उद्देश्य था कि दो धर्म के व्यक्ति अर्थात हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान का अलग से निर्माण कर दिया जाए। साथियों, हम चर्चा करते हैं कि महात्मा गांधी और मौलाना आजाद ये दोनों
संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मतलब महात्मा गांधी भी और मौलाना आजाद भी, ठीक है, जो मुस्लिम लीग के नेता थे, ये दोनों ही, ठीक, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है साथियों, अब चर्चा करते हैं साथियों हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, विभाजन से पहले किस स्थान से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? बंगाल से चुने गए थे। जेसूर कुलना प्रांत से चुने गए थे। ये कहाँ है? बंगाल में था। उस समय कहाँ था ये क्षेत्र? बंगाल में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे विभाजन से पहले। कहाँ से चुने गए थे? जयसूर कुलना प्रांत से चुने गए थे। ये कहाँ था उस समय? बंगाल में था। विभाजन के बाद अंबेडकर साहब बंबई से चुने गए थे। अंबेडकर साहब बंबई से चुनाव लड़े। इन्होंने एम.आर. जैकर के स्थान पर चुनाव लड़ा था। एम.आर. जैकर को इस्तीफा देकर के दोबारा से चुनाव करवाए गए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, चुनाव जीते और बंबई से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस स्थान से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, किस स्थान से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, और ऑप्शन दोनों ही आ जाते हैं। बंबई भी आ जाता है और कुलना प्रांत भी आ जाता है। जयसूर कुलना प्रांत भी आ जाता है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? राइट आंसर जो अंतिम रूप से जो सदस्य रहे थे जिस जगह से, वो राइट माना जाएगा। तो बंबई से ये संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक है पहली है पाकिस्तान पर विचार 1940। दूसरी है हिंदू धर्म की पहेलियां। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक थी। पहली थी पाकिस्तान पर विचार 1940 और दूसरी थी हिंदू धर्म की ही पहेलियां। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के एक लोकप्रिय नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस व्यक्ति के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे हम चर्चा करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ही, जिनको भारतीय संविधान का जनक एवं जननी कहा जाता था। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? के.वी. राव ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक या जननी कहा था। के.वी. राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक अर्थात भारतीय संविधान का जो निर्माण किया था
वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इसलिए जो किस चीज का निर्माण करता है या उसकी स्थापना करता है उसे जनक या जननी के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक किसने कहा था? के.वी. राव ने कहा था। तो साथियों हम चर्चा कर रहे हैं कि साइमन के बारे में। साइमन ने संविधान सभा के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। कहा था कि भारत में संविधान सभा हिंदुओं का संगठन है। साइमन ने कहा था कि भारत में जो संविधान सभा है वो किसका संगठन है? हिंदुओं का संगठन है। क्योंकि भारत में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। इसलिए साइमन ने भारत की संविधान सभा को किसके समान बताया, अर्थात किसकी संज्ञा दी? हिंदुओं के संगठन की संज्ञा दी थी। साथियों अब चर्चा करते हैं हम संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, मतलब संविधान सभा को लेकर के कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया था संविधान सभा के बारे में। साइमन ने संविधान सभा के बारे में कहा था कि भारत में जो संविधान सभा है वो किसका संगठन है? हिंदुओं का संगठन है। साइमन ने कहा था कि भारत में जो संविधान सभा है वो हिंदुओं का संगठन है। इसके बाद चर्चिल ने भी संविधान सभा के बारे में कहा था कि भारत में संविधान सभा एक जाति का संगठन है। ग्रेनविल आइंस्टीन ने संविधान सभा के बारे में कहा था कि भारत में संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ग्रेनविल आइंस्टीन ने यह कहा था कि भारत में जो संविधान सभा है वो क्या है? कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है? संविधान सभा है। आइवर जेनिगस ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो ठीक है साथियों वीडियो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी और यह वीडियो राजस्थान की भर्तियों के लिए सभी प्रकार की भर्ती आरएस आरपीएससी की जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं, रीट हो चाहे वो सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो, ठीक है, इन सभी भर्तियों में संविधान से संबंधित अर्थात पॉलिटी का ठीक है चैप्टर होता है। उसमें क्वेश्चन आते हैं संविधान से रिलेटेड। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करें।